नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिस्टर ए के पांडे आप लोगों का नॉलेज इमोशनल चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अच्छा, हम आज देखेंगे कि जीएसटी ये क्यों है और फिर देखेंगे कि जीएसटी क्या है ना? मतलब पूरा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई जीएसटी की। तो हम आज स्टार्टिंग से मैं तुम आप लोगों को पूरे एक स्टोरी की तरह समझाने वाला हूँ। तो आप लोग एक काम कीजिए कि एकदम ध्यान लगा के इस वीडियो को देखिए। आराम से बैठ जाइए, वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, तो आराम से बैठ के इस वीडियो को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो टैक्सेस होते हैं, जैसे भारत में आज़ादी के बाद से ही टैक्सेस का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के पास कम टैक्सेस होंगे। जरा ध्यान से सुनो कि जो टैक्सेस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और नंबर 2 होता है कौन-सा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं जो सरकार आपसे डायरेक्ट तरीके से लेती है। मतलब कैसे? मतलब जो आपके जेब से डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को दो। जैसे इनकम टैक्स हो गया, है ना? तो इसमें क्या होता है कि टैक्स सरकार को देना पड़ता है डायरेक्ट रूप से, है ना? जैसे ये लैंड पे हो गया, है ना? तो अब जैसे आ जाओ आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स ना लेके, ठीक है, किसी माध्यम की वजह से लेती है। जैसे कि मान लो कि आप कहीं पे गए किसी शोरूम में, है ना? और वहां पे आप लोगों ने कोई मान लो कि एक कपड़ा खरीदा और कपड़े की कीमत कितनी है? 500 रुपए, है ना? अब जो वहाँ पे जो सेलर है उसने कहा कि भाई इस 500 रुपए पे 60 रुपए का जीएसटी है, तो कपड़े की कीमत कितनी हो गई? 560 रुपीज। तो जो 60 रुपीज है, जो 60 रुपए है, आप किसको दोगे? उस सेलर को दोगे, उस शोरूम वाले को दोगे, और वो 60 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स नहीं लेती, वो माध्यम की वजह से लेती है ना? ठीक है, इनडायरेक्टली लेती है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे देखो जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सारी कहानी 1 जुलाई 2017 के पहले की बात है, क्योंकि इस दिन क्या लागू हो गया था? जीएसटी लागू हो गया था। तो हम चर्चा करेंगे कि पहले जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है। अच्छा, शुरुआत से ही टैक्सेस का बंटवारा ऐसे था कि सेंटर के पास ज़्यादा टैक्सेस होंगे और स्टेट के पास कम होंगे। तो ऐसे में स्टेट को हमेशा सेंटर के भरोसे रहना पड़ता था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर सेंटर टैक्स लगाता था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर स्टेट टैक्स लगाता था। ऐसे में टैक्स जो थे लगातार दोनों अपनी गाड़ी से चला रहे थे। ऐसे में टैक्स लगाकर दोनों अपनी गाड़ी चला रहे थे, सेंटर भी और स्टेट भी। लेकिन सेंटर को एहसास हुआ कि ये ना मतलब कि सेंटर को एहसास हुआ, कब एहसास हुआ? 1986। 1986 के पहले की बात है ये। उनको एहसास हुआ लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है उनसे ज़्यादा और ज़बरदस्ती वसूल कर रहे हैं। यानी लोगों से सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा था। लेकिन सेल्स टैक्स पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जितने का अमाउंट बेचा जा रहा था उस पर टैक्स लगाया जा रहा था। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लो कि ए ने बी को कोई सामान 1000 रुपए में बेच दिया, ठीक है, और बी ने सी को सामान बेच दिया कितने में? 1800 रुपए में। और सी ने बेच दिया कितने में? 2400 रुपए का सामान बेच दिया। और सरकार ने क्या किया कि एक बार 1000 रुपए पे टैक्स लगाया, फिर 1800 पर टैक्स लगाया, फिर 2400 पर लगाया। मतलब सरकार की सोच क्या थी कि जितने का माल बिकेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। 3 बार सेल हुआ तो 3 बार टैक्स लगाया गया। अब देखो कि 1000 रुपए का जो टैक्स दिया होगा वो 1000 रुपए में मान लो जुड़ गया होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे 1000 रुपए की कोई चीज खरीदा आप लोगों ने, तो उस 1000 रुपए में वो टैक्स भी शामिल इंक्लूड होगा। तो मतलब 1000 रुपये आपने किसी को दिया तो उसमें क्या होगा? टैक्स सहित दिया गया।
अब ए ने बी को बेचा तो ए ने कहा कि टैक्स मिलाकर सामान 1000 रुपए का है, लेकिन 1000 रुपए का जो टैक्स दिया गया है वो 1000 रुपए में ही शामिल है। मतलब जब यही सामान बी ने खरीदा तो बताओ टैक्स दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका। अब वही सामान बी ने सी को बेच दिया तो टैक्स कितने पर लग रहा था, 1800 पर लग रहा था। मतलब अब 1800 पर हजार, मतलब 1800 में तो 1000 पहले से ही शामिल था, 1800 में 1000 तो पहले से ही शामिल था, और उस पर रुपए पर जो 1000 रुपए थे उस पर पहले ही टैक्स दिया जा चुका है। तो आपका टैक्स तो सिर्फ 800 पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो जो बेचारा बी है उसने जो माल खरीदा है उस पे ऑलरेडी 1000 रुपए का टैक्स दिया जा चुका है, और जो 800 रुपए का एक्स्ट्रा है उस पर लगना चाहिए टैक्स, है ना। ऐसे में सी आ गया। बी ने जो माल बेचा 2400 रुपए का, उस पर 2400 में 1000 पर भी टैक्स दिया जा चुका है और एक्स्ट्रा 800 पर भी दिया जा चुका है। तो सी को कितने पर टैक्स लगना चाहिए, केवल 600 रुपए पर लगना चाहिए। लेकिन सी से कितने पर टैक्स लिया जा रहा है, पूरे 2400 पर। मतलब जो टैक्स आपसे लिया जा चुका है उसी टैक्स की वसूली दोबारा किया जा रहा है। मतलब ये गलत बात है भाई। अच्छा, इसी को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट या व्यापक प्रभाव, मतलब टैक्स ऑन टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी सरकार टैक्स को एक बार वसूल करने के बजाय आपसे कई बार वसूल कर लेती है तो उसे कैस्केडिंग प्रभाव कहते हैं। बताओ कैस्केडिंग प्रभाव की वजह से किस पर प्रभाव पड़ेगा, कंज्यूमर पर। जो खरीदेगा वो प्रभाव उसी पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर। भाई उसे महंगी चीजें मिलेंगी। अच्छा, कंज्यूमर को टैक्स कितने पर देना चाहिए था, टोटल 2400 पर। मतलब 1000 पर 1800 और 2400 पर। लेकिन टैक्स दिया कितने कितने पर दिया उसने, 5200 रुपए पर। 5200 रुपए पर टैक्स लिया गया उससे। मतलब कि भाई 1000 रुपए पर लिया गया, फिर 1800 पे भी फिर से वही टैक्स लिया गया, फिर 2400 पे लिया गया, है ना। तो टोटल कितना लिया गया, पूरे 5200 पर लिया गया। अच्छा, 5200 रुपए पर टैक्स लिया गया, तो जबकि लेना कितने पर था, 2400 पर। ये तो गलत बात है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस हालात से निपटने के लिए 1986 में 1986 में सेल्स टैक्स का नाम बदलकर वैट कर दिया, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जितनी वैल्यू ऐड होगी उतने पर ही टैक्स लिया जाएगा। अब क्या होगा, फिर ए से 1000 पर टैक्स ये लिया जाएगा, बी से 800 पर लिया जाएगा और सी से 600 पर टैक्स लिया जाएगा। मतलब कि अब जो वैल्यू ऐड होगी उस पर टैक्स लिया जाएगा। मतलब जिस पर एक बार टैक्स लिया जा चुका है अब उस पर दोबारा टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो कैस्केडिंग प्रभाव है वो हट जाएगा, सामान की कीमतें कम हो जाएंगी। अच्छा, जब ग्राहक का ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा सामान भी खरीदना चाहेगा, और उससे सरकार को टैक्स में भी कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा भाई, यहाँ तक तो ठीक है। तो 1990 से 1992 तक, मतलब 1990 से 1992 के बीच भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे, आर्थिक सुधार। क्योंकि इंडिया पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, आर्थिक हालात सही नहीं थे, इसलिए हमने एलपीजी को अपनाया। एल बोलते हैं, एल मतलब लिबराइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। मतलब जिसकी वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी। यानी जितनी सेवाओं का व्यापार 1992 से पहले होता था, अब सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा थी। नए नए बैंक आ रहे थे, हॉस्पिटल थे, नई नई कंपनियां थी और बहुत कुछ नया था। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो उस टाइम पर पीएम थे मनमोहन सिंह ने, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने कहा, भाई भारत में सेवाएं बढ़ती जा रही हैं इसलिए हम सर्विस पर भी टैक्स लेंगे। हालांकि इस बात पर स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया था। जो स्टेट मिलकर सरकार के खिलाफ केस दायर कर दिया था, जो
सर्विस है वो होम स्टेट है, मतलब स्टेट के अंदर है। ये जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, ये तो स्टेट में ही हैं। तो सारा का सारा टैक्स सेंटर क्यों वसूल कर रहा है? सेंटर को बोलें कि या तो सारा का सारा सर्विस टैक्स हमें दे दें या सर्विस टैक्स में से कुछ हिस्सा ज़रूर दें। अच्छा, सेंटर ने भी केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो, हमारा जो महाग्रंथ है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, चेक करो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वस्तुएं सेंटर के पास थी और कुछ स्टेट के पास, लेकिन कोई भी सर्विस का जिक्र नहीं था। लेकिन एक बात जरूर कही गई थी, वो था कि जिसका बंटवारा कहीं नहीं होगा वो सेंटर के हाथ में होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, सेंटर केस जीत गया और सर्विस टैक्स सेंटर के हाथ में आ गया। बाद में सेंटर गवर्नमेंट ने 88th अमेंडमेंट करके लिख दिया कि सर्विस टैक्स सेंटर का पार्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों किया उसने? क्योंकि कल फिर जाकर स्टेट खड़ा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? इन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं, फिर स्टेट कुछ कर नहीं पाएगा। अब देखो समस्याएं क्या हो गई, कि समस्या ये थी कि एक ही वस्तु पर तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे थे। जैसे जब कच्चा माल सामान देश के बाहर से मंगवाया जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी ली जाती है। कस्टम ड्यूटी किसने लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब वो सामान किसी स्टेट में जाकर बना भी होगा, तो अब उस पर सामान को बनाने में जो टैक्स लगा, बनाने पर जो टैक्स लगा उसको उसे एक्साइज कहते हैं। ठीक है, जो टैक्स बनाने पर लगता है उसे एक्साइज। तो वो एक्साइज किसने लिया होगा? स्टेट ने लिया होगा। अब मान लो कि कोई मेडिकल इक्विपमेंट मटेरियल है, बाहर से आया होगा, तो टैक्स किसने लिया? सेंट्रल ने। अब जब उसमें उससे कुछ बना होगा तो टैक्स किसने लिया होगा? स्टेट ने। अब बाद में जब वही इक्विपमेंट किसी हॉस्पिटल में इस्तेमाल हो रहा होगा तो सर्विस टैक्स किसने लिया होगा? सेंट्रल ने फिर से। देखिए, एक ही वस्तु पर सेंटर भी टैक्स ले रहा है और स्टेट भी टैक्स ले रहा है और फिर सेंटर दे रहा है। ऐसे में अंधाधुंध टैक्स लगाने की वजह से दिक्कत हो रही थी। तो सेंट्रल ने अपना काम तो कर दिया। उसने कहा मेरे हाथ में जो है, मतलब जो फालतू बात है, जैसे उस पर टैक्स नहीं लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जहां पर सेंट्रल और स्टेट के बीच दीवार खड़ी हो रही है, उस दीवार को गिराना भी जरूरी था। इसलिए वर्ष 2000 के अंदर 2000 के अंदर जो बीजेपी के टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी कि जीएसटी का एक प्रस्ताव लाने की बात की गई। लेकिन वो केवल सिर्फ प्रस्ताव था, उसमें कुछ ज़्यादा होना होना तो कुछ नहीं था, सिर्फ प्रस्ताव था। ऐसे में 2004 में इलेक्शन हार गई बीजेपी गवर्नमेंट और सरकार बनी किसकी? कांग्रेस की। और 2000 के अंदर बीजेपी ने एक कमेटी बनाई थी और उसका नाम था केलकर कमेटी कमेटी। तो अब इस कमेटी ने साल 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। अब जब केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया तो सबको दिक्कत हुई भाई, कि अब सरकार किसकी आ चुकी थी? कांग्रेस की। जब कांग्रेस सरकार ने साल 2006 के अंदर जीएसटी का प्रपोजल लाने की बात की, 2006 में कांग्रेस ने कहा देखो जी, हम लाने वाले हैं जीएसटी और सभी राज्यों से हमारी उम्मीद है कि वो हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। अब स्टेट ने कहा भाई कि जीएसटी को तो अपना लेंगे, पर जीएसटी है क्या? क्यों लाए आप जीएसटी? ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जीएसटी ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग एक ही वस्तु पर बहुत सारा टैक्स लगा लेते हैं। इसकी वजह से दाम बढ़ जाता है और ग्राहक को नुकसान होता है। इसलिए हम सब मिलकर एक ही टैक्स लगाएंगे, जीएसटी, है ना? और आप लोगों को पता है कि जब जीएसटी आया था तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था कि लोग जीएसटी के नाम पर अंधाधुंध लूट कर रहे थे। दवा लाने जाओ, जीएसटी बढ़ा के बोलते थे जीएसटी। अब उनसे पूछ लो कि भाई जीएसटी क्या है, तो उन लोगों को पता भी नहीं होता था जीएसटी क्या है। बस इतना कह देते भाई जीएसटी आ गया, ये दवा 5 रुपए की थी 10 रुपए की हो गई, और कुछ ज़्यादा उसका पता नहीं था। तो उस टाइम पे जीएसटी के नाम पे थोड़ा वो भी हो रहा था क्योंकि पता नहीं था तो आप लोग ये वीडियो आज देखो और समझो कि जीएसटी क्या है, क्या लाभ है इससे, प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना? सब समझ जाओगे। तो अब आगे देखते हैं कि जीएसटी के बारे में सेंट्रल ने बताया स्टेट को, तो सब स्टेट ने कहा कि भाई बहुत बढ़िया है, हम सब आपके साथ हैं, बताओ क्या करना है। सेंट्रल ने कहा अभी तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं है, पहले सुनो। मैं सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर ले आऊंगा और उसके बाद जो स्टेट के भी टैक्सेस हैं वो मुझे मिलेंगे।
और फिर मैं आपको दूँगा। ये सुनकर जो गरीब स्टेट थे वो तो खुश हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, वैसे भी हमारे यहाँ कुछ आता-जाता तो है नहीं, जो आपको लेना है ले लो, लेकिन दे ज़रूर देना भाई। लेकिन जो अच्छे स्टेट थे, खासकर गुजरात वगैरह, ने साफ मना कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार थे वहाँ पे भाई, ने साफ कर दिया कि अगर इस तरह का जीएसटी लागू होगा तो स्टेट के हाथ कट जाएँगे, क्योंकि अगर स्टेट पूरी तरह से सेंट्रल के भरोसे रहेगा, तो सेंट्रल जब चाहे स्टेट को अपनी उँगलियों पे नचा सकता है कि नहीं नचा सकता। मान लीजिए जैसे सेंटर में कांग्रेस सरकार है, स्टेट में तो है बीजेपी। अगर सारे के सारे टैक्सेस सेंटर के हाथ में चले गए, तो बीजेपी गवर्नमेंट तो खाली हो जाएगी। और कांग्रेस गवर्नमेंट जानबूझकर अगर बीजेपी को टैक्स का पैसा नहीं देगी, तो पब्लिक को थोड़ी ना पता लगेगा कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खर्चा कर रही है या नहीं कर रही है। पब्लिक क्या सोचेगी कि बीजेपी तो जानबूझकर काम नहीं कर रही है। और आम आदमी जो है वो बड़ा इमोशनल होता है, गवर्नमेंट गिरा गिरा देंगे तुरंत इलेक्शन में, और उसको क्या पता कौन खर्चा कर रहा है नहीं कर रहा, है ना? और इसी चक्कर में बीजेपी जो थी उस टाइम पर इसके लिए इनकार कर दिया उन लोगों ने। देखो ऐसे में क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो मानी और ना बीजेपी मानी, मतलब ना कांग्रेस से एग्रीमेंट हुई ना बीजेपी, दोनों में कोई एग्री नहीं हुआ। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पर अड़े रहे। ऐसा करते करते 2009 आ गया, इलेक्शन टाइम था। लोगों ने पूछे भाई क्या हुआ तेरा वादा, जीएसटी लागू नहीं हुआ था। साल 2009 में कांग्रेस ने कहा कि कोई बात नहीं, जीएसटी काउंसिल हमने बना दी है। जीएसटी काउंसिल को कहा जाता था एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ये कमेटी की तरह समझ सकते हो। ठीक है, जीएसटी काउंसिल बना दी है, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो केरल वगैरह के थे शायद, उस बाद में बदल गए थे। सरकार अड़ी रही, बीजेपी भी अड़ी रही। 2014 आ गया, इस बार सरकार किसकी बन गई? बीजेपी गवर्नमेंट की, मोदी जी की। अब इनकी सरकार ये जानती थी कि 5 साल का ही मौका मिला है, क्योंकि भारत की जनता जो है उसकी एक्सेप्टेशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। अगर 5 साल के अंदर किसी की पार्टी ने काम करके नहीं दिखाया, तो गिराने में बिल्कुल भी वक़्त नहीं लगता। इसलिए सरकार को पता था कि जो अचीवमेंट लानी है, वो इन्हीं 5 साल में दिखानी है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट ने जीएसटी का प्रस्ताव एक बार फिर से रख दिया। अच्छा, इस बार गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मना कर दिया। बीजेपी ने बोला भाई क्या बात है, मना क्यों कर दिया? आपका वाला ही तो है। कांग्रेस बोली हमारा वाला है तभी तो मना कर दिया, ये हालात हमारे वाले नहीं। समझ रहे हो बात को आप? तो बीजेपी को तो पास करवाना ही था गवर्नमेंट को, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल के नेता थे उनसे बातचीत करके, बैठकें कर करके जीएसटी का एक पूरा फॉर्मेट तैयार किया। और अच्छा, ये अभी तक ये था, मतलब जीएसटी क्यों है आप लोग समझ रहे हो। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये कहा कि सबसे पहले देखो कि यदि आपको लगता है कि सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, तो ऐसा नहीं है। टैक्सेस को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। पहला था कौन सा? सीजीएसटी, मतलब सेंट्रल का जीएसटी, सेंट्रल का टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट का टैक्स। आईजीएसटी, और जहां पर दो स्टेट के बीच में बंटवारा वाला मैटर हो, है ना। और एक था यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी के लिए जीएसटी। ऐसे में आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस सारे उन्होंने बताया अपने विपक्षी दल के नेताओं को कि सारा का सारा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करने वाली नहीं है, स्टेट को भी टैक्स दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर भाई उन्होंने कहा कि मान लो कि मैं 20% का टैक्स वसूल कर रहा हूँ जीएसटी में, तो 10% सेंटर का होगा और 10% स्टेट का होगा। तो आपके पास फंड की कमी कभी नहीं होगी, यदि आप ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हो तो भाई। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि यदि आपको लगता है कि जीएसटी लागू होने की वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो हम आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि 20% में से 10-10 की बात हुई थी, और एक काम करेंगे कि भाई 11% है आप ले लो और 9% मैं ले लूंगा। मतलब यदि स्टेट का नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा 1% ज्यादा भी दिया जा सकता है। अगर फिर भी नुकसान होगा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से। किसने कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को कहा। उन्होंने कहा कि नुकसान यदि हो रहा है, यदि शुरुआत के 3 साल में नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई 100% सेंटर करेगा।
अगर चौथे साल भी नुकसान हुआ तो उसका 75% सेंटर देगा, और 5वें साल भी नुकसान हुआ तो 50% सेंटर देगा। किसने किसको कहा? सेंटर ने स्टेट को कहा। अब कांग्रेस बोली कि बातें तो भाई ठीक है, लेकिन मुझे एक डाउट है कि मुझे लग रहा है कि वही कहीं आप भाई इधर-उधर करके आप साइन करवा लो और बाद में जीएसटी में कुछ बड़ा हेर-फेर कर दो। तो मेरे को विश्वास नहीं है आप पर। तो सरकार बोली भाई चिंता मत करो, हम एक जीएसटी काउंसिल बनाएँगे। जीएसटी काउंसिल में जिसमें 2/3 मेंबर होंगे स्टेट के और 1/3 मेंबर होंगे सेंटर के। और अगर कोई फैसला लेना है तो 75% के मेजॉरिटी के साथ फैसला लेना होगा। मतलब दोनों में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, सेंटर और स्टेट में, एक दूसरे को छोड़ ना सके चाह कर भी, मतलब मिलकर काम करना होगा। स्टेट ने कहा कि भाई सब कुछ ला दो, लेकिन शराब पर जो अल्कोहल है उस पर टैक्स नहीं देंगे हम आपको। आपको तो याद होगा कि अभी लॉकडाउन में, जो लॉकडाउन हुआ है इस टाइम पे, सरकार ने रेवेन्यू के शराब की दुकानें सबसे पहले खोल दी थी। और ये भी एक ब्रह्म ज्ञान का पता चला कि शराबियों का जो है देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है। देखा होगा आपने वो वीडियो, कितना ज़्यादा वायरल हुई थी। ऐसा लग रहा था कि भाई कि वो दारू शराब पी के पूरे यहाँ देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, है ना? अच्छा, फिर आर्टिकल में साफ-साफ लिखा है कि जीएसटी एक ऐसा कर है जिसको सभी वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर एक कर लगाया जाएगा। और ब्रैकेट में लिखा है क्या? एक्सेप्ट अल्कोहल, मतलब अल्कोहल को छोड़कर। ये स्टेट ने जानबूझकर जुड़वा दिया। अच्छा, अल्कोहल को हटाया गया तो सेंटर ने कुछ और चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा हुआ है। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ कि कल को अगर कुछ बदलाव करना है तो जीएसटी काउंसिल होगी। इससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ चीज़ों को बाहर रख दिया। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है? कस्टम ड्यूटी थी, ठीक है? पेट्रोल पर। सीएनजी वगैरह हो गया, है ना? इसका फैसला या तो स्टेट करे या तो फिर सेंट्रल कर ले, जीएसटी काउंसिल के बैठने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद जाके जो कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट और जो विपक्षी दल के नेता थे, सारे मान गए और जीएसटी लागू हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है? इसको समझते हैं कि जीएसटी क्या है। अच्छा, जीएसटी जब आया था तो कपड़ा व्यापारी जो थे, जो क्लॉथ ट्रेडर थे, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनका जो विरोध था, बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर था। जबकि जो यहाँ पे कपड़ा व्यापारी थे, उस पे जो जीएसटी है वो 18% से घटाकर 12% कर दिया गया था। अच्छा, पता है कि कपड़ा व्यापारियों की समस्या क्या थी? जब कपड़ा व्यापारी कच्चा माल खरीदता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। जब उसको बनाता है तो फिर टैक्स देना पड़ता है। फिर जब उस माल को बेचा जाता है तो फिर टैक्स, है ना? लेकिन अब क्या हो गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग ही चीज़ यहाँ पे बना दी थी। सेंटर का कहना था कि अगर कोई भी व्यापारी साल में 20 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान बेचता है, तो उसे 3 अकाउंट बनाने होंगे, है ना? एक अकाउंट होगा कि जिसको आप बेच रहे हो, एक अकाउंट होगा जो खरीद रहा है ना? और एक अकाउंट था। तो उन्होंने कहा कि 3 अकाउंट बनाने होंगे भाई। अब व्यापारी रंजिश में थे। ये अकाउंट तो पहले ही बनता था, अब भी बनता है, लेकिन बात ये थी कि पहले साल में जो पहले था, साल में 1 बार बनता था, अब क्या बन रहा है? 3 बार बन रहा है, और वो भी हर महीने में, बड़ी दिक्कत होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि अब सरकार जो है 15 डिजिट का एक डी जीएसटी नंबर ले आई थी, है ना? और वो नंबर लाने के बाद बोल दिया कि भैया जिसको भी सामान बेचोगे, ठीक है? जिसकी भी एंट्री करोगे, नाम से नहीं मतलब उसके, उसका क्या करो? नंबर डाल दो, जीएसटी नंबर। और जिससे क्या हुआ? चोरी होना बंद हो गया। क्योंकि पहले तो क्या था, फर्जी नामों से एंट्री हो जाती थी, और किसको ढूँढ पाओगे आप? अब जीएसटी में बेचने वाला, खरीदने वाला दोनों को क्या होगी? चोरी करने में दिक्कत होगी। देखो, इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। या मतलब जैसे मान लो कि मैंने आपको एक 5 लाख रुपए का माल बेचा, तो मैंने अपने बेचने वाले कॉलम में 5 लाख और आपका जीएसटी नंबर,
तो आपको मतलब जो खरीदने वाला होगा, तो मतलब जैसे आपको जिसको मैंने सामान बेचा हुआ है, उसको क्या होगा खरीदने वाले कॉलम में मेरा जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। आप सोचिए कि मैंने आपको 5 लाख का माल बेचा, तो आप एंट्री यदि करोगे तो 5 लाख की ही तो करोगे, है ना? यदि आप लोगों ने 5 लाख की जगह पे क्या कर दिया 2 लाख कर दिया, तो सब मिसमैच हो जाएगा और साल में एक बार अकाउंट बनेगा तो एंट्री क्लैश हो जाएगा, है ना? साल में एक बार अकाउंट बनता तो एंट्री क्लैश हो जाती, तो अब चोरी करने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई कम हो गई। अच्छा, कपड़ा व्यापारी विरोध क्यों कर रहे थे? देखो जो मोबाइल पार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर बनाने वाले होते हैं, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे थे भाई? कपड़ा व्यापारी में टैक्स की चोरी ज्यादा होने की संभावना रहती है। भाई मान लो आप बाजार गए अपने पापा के साथ, कपड़े वाले से पूछा भाई बताओ कि शर्ट कितने की है, कितने की दी है? तो कहेगा कि भाई जो शर्ट है वो 250 रुपए की है। आपने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं खरीदना। जाने लगे तो जब जाने लगे उस दुकान से, तो दुकानदार बोला भाई बताओ कितने के दोगे, मतलब कितना दोगे? तो वो कहेगा कि भाई तो आप कहोगे कि भाई 700 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, तो वो कहेगा कि भाई 650 रुपए से 1 रुपए कम नहीं करूंगा। वैसे आपके पापा ने सुनकर आपकी पापा की आंखें एकदम चौंक गई, है ना? ऐसे ही होता है, देखा होगा आप लोगों ने, कहाँ 2800 और कहाँ 650। क्योंकि कपड़े में इसकी संभावना ज्यादा होती है, कोई मानक नहीं होता। जबकि जो बड़े शोरूम होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो विरोध नहीं कर रहे थे जहाँ पे वो कपड़े थे, क्योंकि उनके पास बिल होता है, बिल देते हैं, साथ में टैग लगा होता है, उनका सही होता है और उनको तो फायदा ही था। भाई उनका जीएसटी क्या था 18 से 12% हो गया था। लेकिन कपड़ा व्यापारी की बात तो कुछ और हो सकती है। चांदनी चौक पर जाओ और पुलिस का छापा पड़ता रहता है। बात यह है कि वो लोग बिना किसी मार्जिन से ज्यादा प्रॉफिट में माल बेच देते हैं और कोई पता नहीं चलता। 18% था तो कपड़ा व्यापारी पब्लिक से वसूल तो कर लेते थे और मुनाफा भी कमाते थे। अब ऐसा नहीं था, अब उनका नुकसान होगा या नहीं होगा? उनका नुकसान होगा, है ना? या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। अब उस समय बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ये जो सरकार है ये तो सफेद कपड़े पर, मतलब जो सफेद कपड़े होते कफन है, उस पर भी टैक्स लगा रही है। ऐसा है तो कुर्ता पजामा तो भाई सफेद है, मतलब कफन पर 0% टैक्स और कुर्ता पजामा पर 12%। लेकिन ऐसा हो तो हिंदुस्तान में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कफन का कुर्ता पहनकर घूमेंगे और डायलॉग भी मारेंगे कि मैं तो अपना कफन साथ लेके घूमता हूँ। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी वस्तु और सेवा कर है, जो कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर बनाया गया है। दूसरी बात, वस्तुओं और सेवाओं में कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है के कारण जीएसटी की जरूरत पड़ी है। और जो था पहले एक ही चीजों पर कई तरह के टैक्स लगता था और अब क्या है, अब एक ही टैक्स लग रहा है ना? जैसे 12%। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी में क्या हो गया, जो टैक्सेस थे उनको फिक्स कर दिया गया जीएसटी में। जैसे 0% पे होगा, 5% होगा, 12% होगा, 18% होगा, 28% होगा, ये फिक्स कर दिया गया। मतलब इससे ना इसी रेट पर लगेगा जितनी भी चीजें होगी। जैसे कॉस्मेटिक के इस पे 28% जीएसटी लगा था, मतलब था उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या छोड़ दिया गया था, बिंदी सिंदूर और चूड़ी को छोड़कर। तो ऐसे ही गोल्ड पर 3% का था उस टाइम पे शुरुआत में। अच्छा देखो, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो जीएसटी वाला पार्ट है, इसकी हिस्ट्री पूरी, जीएसटी क्या है, समझ गए होंगे आप लोग, है ना? यदि आप लोग जीएसटी को पूरे अच्छी तरीके से समझ गए हैं और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर हर सब्जेक्ट की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हर पर एक स्टोरी एनालिसिस लाऊंगा। ठीक है, स्टोरी की तरह समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओ और क्वेश्चन को कोई भी एग्जाम हो हर जगह कर पाओ, है ना? आप लोग नॉलेज गेन करो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।